नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम देखने वाले हैं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपको आने वाले आपके टेट एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे और निश्चित इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना आकलन भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन शामिल किए हैं और यहाँ पर बताना चाहते हैं कि यदि आप टेट एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम देना चाह रहे हैं तो आपको ध्यान होगा कि इसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन आपको ज़्यादा उपलब्ध हो पाए इसलिए हमने 50 क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। तो चलिए और बढ़ते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्न और उनके उत्तर। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आता है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। माइक्रोबैक्टीरियम या स्टेफाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस या फिर डी है ईस्ट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दूध को दही के रूप में जमने का जो कारण होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है, इसकी वजह से दूध दही में परिवर्तित हो जाता है और सी विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है, इसे नत्रजन जीवाणु भी कहते हैं। तो ये वही नत्रजन या नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है। मृतोपजीवी, पराश्रयी, सहजीवी या फिर प्रोटोघटनी। तो हम कह सकते हैं कि ये जीवाणु होता है सहजीवी जो कि फलीदार पौधों की गांठों में पाया जाता है और ये पौधे को यहाँ पर नाइट्रेट नाइट्राइट जो होते हैं नाइट्रोजन के यौगिक ये उपलब्ध करवाता है। इसी के साथ में अगला प्रश्न आता है, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है जो है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न समझने की बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि एड्स जो होता है वो HIV वायरस से होता है, परंतु यहाँ पर HIV तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो अब यहाँ पर उत्तर क्या बनेगा ये हमें देखना है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर रेट्रोवायरस, लैंटिवायरस या फिर आर्बोवायरस या फिर प्रतिरक्षा विषाणु। तो यहाँ पर कौन सा इसमें हमारा सही उत्तर बनेगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा रेट्रोवायरस। जी हाँ, पहला विकल्प जो है इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा और रेट्रोवायरस इसमें हमारा उत्तर है, क्योंकि HIV वायरस जो होता है उसे रेट्रोवायरस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग जो होता है ये किसके कारण से उत्पन्न होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या फिर विषाणु। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये रोग जो होता है ये फुट एंड माउथ रोग ये होता है विषाणु के माध्यम से और विकल्प डी इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर बन जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, DNA की द्विसूत्री संरचना का पता सबसे पहले किसने लगाया? मार्गन ने या फिर डी ब्रिज ने या हरगोविंद खुराना या फिर डी है वाटसन क्रिक ने। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है वाटसन क्रिक, विकल्प डी। इन्होंने ही DNA की द्विसूत्री डबल हेलिक्स संरचना का पता लगाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर जो है ये प्राप्त किया जाता है? सुखाया हुआ प्रकंद, सुखाया हुआ मूल या फिर सुखाया हुआ फल या फिर डी है सुखाया बीज कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर यानी कि जो हम हल्दी भोजन में प्रयोग में लाते हैं पाउडर के रूप में वो सुखाए हुए प्रकंद से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर विकल्प ए इसके लिए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, प्याज में खाद्य भाग है? मांसल, पर्ण, जड़, तना या फिर पुष्प। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि प्याज में जो खाद्य भाग होता है तो वो हम उसके पर्ण को भी उपयोग में करते हैं और साथ ही साथ जो उसका तना वाला भाग होता है वो भी हम उपयोग में करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही चीज़ें दे रखी, क्योंकि कहीं कहीं पर हम देखते हैं जैसे प्याज जो होता है पूरी तरह से जब परिपक्व नहीं होता तब तक हम पत्तियों को भी प्याज के रूप में उपयोग में लाते हैं, खाने में लाते हैं, भोजन के साथ भी उपयोग कर सकते हैं। और जब वो पूरी तरह पक जाता है तो फिर हम उसका जो नीचे का जो भाग होता है उसे भी उपयोग में लाते हैं, जो कि उसका एक प्रकार से तना ही होता है और बाकी नीचे जड़ें होती है और ऊपर जो होती है पत्तियाँ पर्ण के रूप में होती है। तो यहाँ पर हम चाहें तो पर्ण वाला भी उत्तर हो सकता है और तना वाला भी उत्तर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर किसी भी एक उत्तर को मैं चयन कर सकता हूँ, है ना। मतलब कहीं कहीं पर आप देखेंगे मांसल पर्ण भी भोजन के रूप में या खाद्य भाग के रूप में शामिल होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर तना का उत्तर चयन करता हूँ। इसी के साथ में अगला प्रश्न आता है, पादप ऊपर चढ़ते हैं। तो पादप ऊपर चढ़ते हैं प्रतान के द्वारा, जड़ों के द्वारा, स्त्रीकेसर द्वारा,
शाखाओं के द्वारा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पादप होते हैं ऊपर चढ़ते हैं, तो ये चढ़ते हैं प्रतान के द्वारा। अब देखिए प्रतान के माध्यम से जब ये चढ़ते हैं तो प्रतान क्या होता है कि जो बैल वाले पौधे जो होते हैं ना, उनमें स्प्रिंग नुमा ऐसी संरचनाएं होती है और उन्हीं को कहा जाता है प्रतान या टेंड्रिल। तो ये प्रतान के द्वारा किसी भी आधारी भाग या सहारा जिसका लेते हैं उससे चिपका देते हैं इनको और ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये इसके प्रतान होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो यहाँ पर शैवाल, कवक, लाइकेन या फर्न। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रदूषण संकेतक पौधा इसमें होगा लाइकेन और विकल्प सी इसके लिए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीटों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया, अमोनिया, ग्वानिन या फिर यूरिक अम्ल। तो कीट जो होते हैं ये यूरिक अम्ल के रूप में अपना उत्सर्जन करते हैं और डी विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आता है, पक्षियों का उत्सर्ज्य पदार्थ क्या होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या फिर ग्वानिन। तो पक्षी कीट जो हैं ये यूरिक अम्ल के रूप में ही उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पर भी उत्तर हमारा जो होगा यूरिक अम्ल हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्रेब हैसलेट चक्र वृक्कों में मूत्र सृजन के लिए होता है या फिर वृक्कों में यूरिया संश्लेषण के लिए, कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए या फिर यकृत में यूरिया के संश्लेषण के लिए? तो हमारे शरीर में जो यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है उसका जो चक्र होता है उसी को क्रेब हैसलेट चक्र कहा जाता है और इसके लिए विकल्प डी जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डाईयूरेसिस में क्या होता है? तो डाईयूरेसिस में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है या मूत्र की मात्रा घट जाती है, विद्युत अपघट्य संतुलन बिगड़ जाता है या फिर मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं डाईयूरेसिस का मतलब ही होता है मूत्र की मात्रा बढ़ जाना। तो यहाँ पर विकल्प डी जो होगा इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें मूत्र की मात्रा का नियंत्रक कौन है? एडीएच, एम एल्डोस्टेरॉन, एडीएच या फिर एल्डोस्टेरॉन? एडीएच, एल्डोस्टेरॉन, एम टेस्टोस्टेरॉन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मूत्र की मात्रा का जो नियंत्रक होता है इसमें होता है एडीएच, एम एल्डोस्टेरॉन। विकल्प ए इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो अस्थि मतलब हमारी हड्डियों के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम फास्फेट। तो हम कह सकते हैं कि अस्थियों के अंदर जो होता है कैल्शियम तो होता ही होता है पर कैल्शियम फास्फेट भी होता है, मतलब कैल्शियम फास्फेट के रूप में ये होता है। तो विकल्प डी जो होगा ये इसमें हमारा सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? जड़, पत्ती, तना या फिर बीज? तो यहाँ पर कह सकते हैं अदरक का जो जननांग है जिससे कि नया पौधा जो होता है जन्म ले सकता है, तो ये होगा यहाँ पर विकल्प सी उसका तना। जी हाँ, विकल्प सी इसके लिए सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हैवर्शियन नलिकाएं जो होती है और तंत्र कहाँ पर पाए जाते हैं? उपास्थि स्तनी के अस्थियों में या फिर स्तनियों के अंतःकरण में? डी है कशेरुक क्योंकि मेरुरज्जु में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हैवर्शियन नलिकाएं और तंत्र जो होते हैं ये पाए जाते हैं स्तनियों की अस्थियों में और इसके लिए विकल्प बी होगा सही। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, मानव शरीर में, वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो वयस्क मानव के शरीर में अस्थियों की जो कुल संख्या होती है वो 206 होती है और जन्म के समय अस्थियों की संख्या जो होती है वो 206 से ज़्यादा होती है। ठीक है ना, मतलब लगभग 260 या 300 के समथिंग इसमें अस्थियाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हम शिशु के बाद में हम अवस्था धीरे धीरे हमारी बड़ी होती है तो अस्थियाँ जो होती हैं जुड़ जाती है और वो शिशु अवस्था में अस्थियों की संख्या जन्म के समय छोटी छोटी होती है, उस वजह से उनकी संख्याएँ भी ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, शरीर की सबसे मजबूत पेशियाँ कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे मजबूत पेशी की बात करें तो जबड़ों की, जांग की, पीठ की या फिर हाथों की? तो यहाँ पर उत्तर होगा जबड़ों की जो पेशी होती है ये सबसे मजबूत पेशियाँ होती है। चलिए अगला प्रश्न आता है इसमें, भारत में गिद्धों की अत्यधिक कमी का प्रमुख कारण क्या है? तो विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक देना या फिर जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना? तो हम कह सकते हैं कि जानवरों को दर्द निवारक देना ये भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। अब देखिए गिद्ध इससे कम कैसे हुआ है? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जानवर को जो मरने के बाद जो होते हैं गिद्ध ही खाते हैं, तो निश्चित रूप से ये दुष्प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो यहाँ पर उस जलीय प्राणी को देखना है जो हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। खारे पानी का मगर, ऑलिव रिडले, या फिर गंगा के डॉल्फिन, या फिर डी है घड़ियाल। तो उत्तर बनेगा गंगा की डॉल्फिन। जी हाँ, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा की डॉल्फिन। अगला प्रश्न आता है, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? हॉर्नबिल, हमिंग बर्ड, गल, या फिर कठफोड़वा। तो हमिंग बर्ड इसके लिए हमारा सही उत्तर होगा, ये सबसे छोटा अंडा देता है। अगला प्रश्न है, फेरामोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, तो ये किसके माध्यम से उत्पन्न होता है? सांपों के द्वारा, पक्षी के द्वारा, चमगादड़, या फिर कीटों के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि ये कीटों के द्वारा उत्पन्न होता है, और ये कीट अपनी ही जाति के दूसरे कीट को इस फेरामोन के माध्यम से सूचनाएं जो होते हैं ये प्रदान करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, या स्तनी में? तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है स्तनी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली जो कीट भक्षी मछली है, तो हमें उस मछली का नाम देखना है जो मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। हिल्सा, लोबिया, गैम्बूसिया, या मिस्टस। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि गैम्बूसिया जो मछली होती है ये मच्छर और उनके अंडों को खा जाती है, इसलिए इस मछली का प्रयोग किया जाता है मच्छरों के नियंत्रण में। तो यहाँ पर सी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, फिबुला अस्थि जो होती है कहाँ पर स्थित होती है? तो ये हमारी खोपड़ी, हाथ, टांग, या वक्ष में। तो ये हमारे टांग यानी कि पैरों के अंदर स्थित होती है, टिबिया, फिबुला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे अधिक लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो होती है ह्यूमस, रेडियस, फीमर, या टिबिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें हमारी जो सबसे लंबी अस्थि होती है वो होती है फीमर अस्थि, जो कि हमारी जंघा की अस्थि होती है, जांघ की अस्थि। अगला प्रश्न है, स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है? कसरुकदंड, त्वचा, हाथ एवं पैर, या फिर नाखून, बाल एवं खुर। तो यहाँ पर कह सकते हैं नाखून, बाल, खुर जो होते हैं ये हमारे बाह्य कंकाल के उदाहरण होते हैं, और विकल्प डी इसके लिए सही उत्तर है। चलिए, पैरों की लंबी तथा खोपड़ी की अस्थियों से भरी हुई अस्थि मज्जा किसका निर्माण करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वसा का, हार्मोन्स का, प्रोटीन का, रुधिराणुओं का। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अस्थि मज्जा होती है ये रुधिराणुओं का निर्माण करती है। अब देखिए, अस्थि मज्जा दो प्रकार की होती है, एक होती है लाल अस्थि मज्जा, एक होती है पीली अस्थि मज्जा। तो लाल अस्थि मज्जा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है, और पीली अस्थि मज्जा श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। ये भी हमें इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? तो कोशिका का पावर प्लांट गाल्गिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, या फिर लाइसोसोम कैसे हम कह सकते हैं? तो पावर प्लांट जो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आता है, पपीते में पीले रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो पपीते में पीले रंग का जो प्रमुख कारण होता है पेपेन, लाइकोपिन, या कैरिकाजेंथिन, या फिर कैरोटीन। तो यहाँ पर कह सकते हैं कैरिकोजेंथिन जो होगा ये पपीते में पीले रंग का कारण है। अगला क्वेश्चन आता है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होगा? लाइकोपिन की उपस्थिति, कैप्सिन की उपस्थिति, या कैरोटीन की, या फिर एंथोसाइनिन की उपस्थिति। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मिर्च के अंदर कैप्सिन की उपस्थिति होती है, जिससे मिर्च में तीखापन उत्पन्न होता है। विकल्प बी इसके लिए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता होती है? तो यहाँ पर कह सकते हैं चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना, या फिर चना और अन्य दलहन में, और टी है जूट चावल में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चना और अन्य दलहनी फसलें जो होती हैं इनकी जड़ों में गांठें होती है, और इन्हीं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। चलिए विकल्प सी इसके लिए उत्तर हुआ। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का हार्मोन्स नहीं है? तो हमें यहाँ पर पौधे के हार्मोन्स को पहचानना है, जिसमें साइटोकिनिन, ऑक्सिन, कैल्शियम, जिब्रेलिन दे रखा है। तो देखिए, कैल्शियम एक तत्व है, ये हार्मोन्स नहीं है, और बाकी अन्य तीनों जो है यहाँ पर हार्मोन्स के रूप में है, जो कि पौधे के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो सी विकल्प इसके लिए उत्तर हो जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन्स है? काइनेटिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, या फिर एथिलीन। तो यहाँ पर कह सकते हैं एथिलीन जो है ये प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन्स होता है, और विकल्प डी इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लिगामेंट जोड़ता है हड्डी को हड्डी से, पेशी को पेशी से, या फिर हड्डी को पेशी से, और
डी है पेशी को उपास्थि से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अस्थि से अस्थि को मतलब कि हड्डी से हड्डी को जोड़ने का कार्य करता है लिगामेंट, और विकल्प ए इसके लिए सही है। अगला प्रश्न आता है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ती, पंखुड़ी, बाह्यदल या वर्तिकाग्र? तो हम कह सकते हैं वर्तिकाग्र जो होता है ये केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का भाग उपयोग में लाया जाता है। अब वर्तिकाग्र क्या होता है? तो आपने देखा कि जो पुष्प होता है उस पुष्प में बीच में पतली पतली सी रचनाएं होती हैं जिन्हें वर्तिका कहा जाता है, और इन्हें वर्तिकाग्र, इनका सिरा जो होता है ये वर्तिकाग्र कहलाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आता है, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल, पत्ते, अधपके फल से या फिर डी है मूल से? तो अफीम पोस्ता जो है ये पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है, और सी विकल्प इसके लिए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, पुष्प के सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है इलायची में, दालचीनी में, लौंग में या फिर केसर में? तो देखिए, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग हम मसाले के रूप में करते हैं, वो होता है लौंग। जी हाँ, लौंग जो होता है ये पुष्प की सुखाई गई कलियां होती है। तो सी विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गाजर का रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन या फाइक्रोथिन या फिर कैरोटीन? तो यहाँ पर कैरोटीन की उपस्थिति के कारण से ये ऐसा होता है। विकल्प डी इसके लिए सही है। डीएनए के 2 सूत्र या स्ट्रैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा या फिर संयोजक बंध के द्वारा, स्थिर विद्युत बल या फिर वैंडरवाल्स बल। तो देखिए, डीएनए के जो 2 सूत्र होते हैं, डबल हेलिक्स संरचना जो हम देखते हैं, उसमें इन दोनों के बीच में होता है हाइड्रोजन बंध, जिसके माध्यम से ये दोनों जुड़े होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वो निम्न में से कौन सा है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो तो होता है क्लोरोफिल। विकल्प ए इसके लिए सही है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं और साथ में वो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर जल, तो यहाँ पर पहले उनके कार्बोहाइड्रेट जो भोजन होता है उसे हम उत्तर चुनेंगे, और जो कि उसका अंतिम उत्पाद होता है। तो विकल्प ए यहाँ पर इसका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या परागजीसोम? तो यहाँ पर कह सकते हैं ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, और विकल्प सी इसके लिए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? लाल, नीला, हरा या फिर बैंगनी? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि लाल प्रकाश जो होता है ये सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होता है। कहने का मतलब है कि लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर विकल्प ए इसके लिए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन या फिर डी है इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर कह सकते हैं लाइकोपिन जो होता है ये जिम्मेदार होता है टमाटर के लाल रंग के लिए। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पत्ती, पंखुड़ी और बाह्यदल या वर्तिकाग्र। तो उत्तर हो जाता है हमारा वर्तिकाग्र। चलिए ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आता है, मनुष्य का यकृत क्षीण हो जाए तो इसमें रुधिर इसमें से किसकी मात्रा बढ़ने की संभावना रहेगी? कहने का मतलब है कि मनुष्य का जो यकृत है वो क्षीण हो जाए तो रुधिर में इनमें से किसकी मात्रा बढ़ने की संभावना रहेगी? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या प्रोटीन्स? तो हम कह सकते हैं कि अमोनिया की मात्रा जो रक्त में बढ़ने लगेगी जब यकृत क्षीण हो जाएगा, तो क्योंकि यकृत जो होता है वो अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है, तो निश्चित रूप से यूरिया की मात्रा बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? वृक्क, फेफड़े, यकृत या फिर अग्नाशय? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यूरिया का संश्लेषण होता है यकृत में, लीवर में, और विकल्प सी इसके लिए सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण। जब हम क्रोध या शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन्स तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या एड्रेनलिन।
तो यहाँ पर एड्रेनलिन हार्मोन्स जो होता है ये समायोजन में हमारी मदद करता है। जी हाँ, एड्रेनलिन जो होता है इसे संकटकालीन हार्मोन्स भी कहा जाता है, और ये जब रिलीज़ होता है तो हमारे अंदर, चाहे हम उस परिस्थिति से लड़ें, झगड़े, भागे, कुछ भी कर सके, मतलब उससे निपटने की क्षमता भी हमारे अंदर उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर विकल्प डी जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा, जिसे हम संकटकालीन हार्मोन्स कहते हैं एड्रेनलिन को। और ये भी ध्यान रखिएगा ये एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा जो था वो रिपीट हो गया था। तो यहाँ पर आलू किसका संशोधित रूप है, जड़, पत्ती, फूल या फिर तना। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आलू जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है तना। तो विकल्प डी इसके लिए सही उत्तर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आज के जो हमारे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।